में आप सबको कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के प्रथम पाठ शीत युद्ध का दौर के बारे में बताना है। शीत युद्ध का दौर मतलब समय या जमाना होता है। शीत युद्ध के बारे में आपको जानना है, जिसको अंग्रेजी में कोल्ड वॉर कहते हैं। शीत युद्ध है क्या, इसका अर्थ क्या है और यह कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हमें आपको पीछे ले चलना होगा। हम प्रथम विश्व युद्ध से आपको शुरुआत करते हैं बताने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध 1918 से शुरू हुआ और 1914 से शुरू हुआ और 1918 तक चला। इस युद्ध के पश्चात सभी को शांति की चाह थी और युद्ध होने के पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयास से 1919 में लीग ऑफ नेशन बना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए बनाया गया था। परंतु यह संस्था पूरे विश्व में शांति स्थापित नहीं कर सकी और ठीक 20 साल के बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और यह द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराए जाने के पश्चात समाप्त हो जाता है। अमेरिका द्वारा जापान पर बम गिराए जाने से युद्ध तो समाप्त हो गया और उसके पश्चात एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था पुनः अस्तित्व में आई, जो विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। लेकिन युद्ध तो समाप्त हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बन गई, परंतु जो दो ध्रुवों में देश बढ़ करके विश्व युद्ध लड़ रहा था, जिसमें एक मित्र राष्ट्र थे, जिसमें अमेरिका, रूस, इंग्लैंड शामिल थे, और दूसरा ध्रुवीय राष्ट्र जिसमें जापान, जर्मनी और इटली थे। तो पहला गुट जो मित्र राष्ट्रों का था, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड और रूस शामिल था, यह पहला जो गुट था मित्र राष्ट्रों का, इसमें रूस और अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका थी द्वितीय विश्व युद्ध में। परंतु रूस और अमेरिका इन दोनों में ही अनबन हो गई। इस अनबन का प्रमुख कारण था अमेरिका द्वारा जापान पर युद्ध का इस्तेमाल। यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत होती है, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो घटनाक्रम घटित हुआ जापान पर बम गिराने के पश्चात, उससे यह दुनिया में दिखने लगा कि अमेरिका अकेले सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनकर उभर रहा है और यही अन्य देशों, खास करके रूस, जो क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र था, उसे मन में शंका समा गई कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होगा और हम सबको या पूरी दुनिया को दबा करके राजनीति करेगा, हम पर शासन करेगा। यह शंका केवल रूस में नहीं, बहुत सारे देशों के अंदर समा गई और यहीं से एक शंका को लेकर के एक मन में जो शंका बनी, उससे युद्ध की शुरुआत हुई। जिस युद्ध की शुरुआत 1945 के बाद हुई, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध इसलिए कहा जाता है, इसका अर्थ यह होता है कि ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध की सारी संभावनाएं मौजूद हों। शीत युद्ध का अर्थ ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध की सारी संभावनाएं मौजूद हों और ऐसा लगने लगे कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो ही जाएगा, परंतु युद्ध ना हो, अर्थात युद्ध होते होते युद्ध टल जाए, युद्ध ना हो, ऐसे माहौल को शीत युद्ध कहा जाता है। आप अक्सर देखते होंगे, आपको एक उदाहरण मैं आपके घर का दूं कि जब आपके पापा टॉफी लेकर के आते हैं, चॉकलेट लेकर के आते हैं, आपका एक भाई सारी चॉकलेट छीन लेता है
पापा के हाथ से, तो आपका अपने भाई से ही मन में एक आक्रोश, गुस्सा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि भाई ने आपकी चॉकलेट, आपके हिस्से की चॉकलेट छीन लिया। और अगर पापा ना हो तो आप भाई को अच्छी तरह से कुटाई भी कर सकते हैं। तो पापा का डर कि है कि आपको एक दूसरे से लड़ने से बचा रहा है, लेकिन परिस्थितियां मौजूद हैं लड़ने की। यही जो आपके मन में, दोनों भाइयों के मन में एक दूसरे को पीट देने की जो बातें दिमाग में आ रही हैं, क्या एक भाई जो छीन लिया है, जिसके हक हिस्से की चीज़ छीन लिया है, जिसके हिस्से की चीज़ छीनी है, वह पीट देने की मनसा रखता है, परंतु पापा के डर से, मम्मी के डर से वह पीट नहीं पा रहा है। तो यह युद्ध की एक स्थिति है, एक छोटे स्तर पर यह युद्ध की स्थिति है। आप अपने भाई को पीट देना चाहते हैं, लेकिन डर बस आप पीट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मन में गुस्सा है, वो गुस्सा निकल नहीं पा रहा है। और यदि पापा मम्मी हट जाएं तो आप भाई को पीट करके भी अपनी चॉकलेट, अपने हिस्से की चॉकलेट छीन लेंगे। तो ये पापा का जो डर है, यही आपके शीत युद्ध को रोकता है, शीत युद्ध होने नहीं देता। अक्सर आप देखते हैं कि यह घटना, ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। आप गांव के रहने वाले हैं, गांव में अक्सर देखते हैं कि कहीं धूल में आग तो नहीं लगी है, उस पर धुएं निकल रहे हैं। आपको लगता है कि वहां आग लग सकती है, लेकिन वहां इस तरह से कूड़ा करकट और खरपतवार नहीं है जिससे वह धुआं आग में तब्दील हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ आग लग सकती है। इसी तरह से शीत युद्ध है। आपको लगता है, दुनिया को लगने लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा। वर्तमान में आप देख सकते हैं भारत और चीन के बीच में ऐसी परिस्थिति बनी है कि कब युद्ध हो जाए, परंतु युद्ध हो नहीं रहा है, युद्ध नहीं होगा। इसलिए क्योंकि परिस्थितियां मौजूद हैं, परंतु हमारा देश और चाइना यह नहीं चाहता, दोनों देश नहीं चाहते कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होगा तो नुकसान ज़्यादा होगा। तो शीत युद्ध का अर्थ यह है, ऐसी परिस्थितियां जो युद्ध के सारे तत्व मौजूद हों, ऐसा लगे कि अब युद्ध हो ही जाएगा परंतु युद्ध ना हो, उसको शीत युद्ध कहा जाता है। ये तो रहा शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध जो है, इसके होने के कारण क्या है, इसके कारणों की चर्चा करने के पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि 1945 के बाद दुनिया जो दो भागों में बट गई, इसको द्विध्रुवीयता कहा जाता है। अर्थात पूरा दुनिया, पूरा संसार दो भागों में बट गया। एक अमेरिकी खेमे में चला गया, एक अमेरिकी खेमा था, दूसरा रूस का खेमा था। अमेरिकी खेमे में जो देश थे उनको नाटो संगठन के नाम से जाना गया, जो रूस के खेमे में थे उनको वार्सा पैक्ट संगठन के नाम से जाना गया। यह जो दुनिया के दो भाग हो गए, पूरी दुनिया के, यह दुनिया के दो भाग को ही द्विध्रुवीयता कहा जाता है। अर्थात पूरा संसार दो ध्रुवों में बट गया, दो गुटों में बट गया, दो पार्टियों में बट गया। और ये दो पार्टियों में हमेशा लगने लगता था कि ये दो पार्टियां अब लड़ जाएंगी, तब लड़ जाएंगी, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती थी। ऐसी स्थिति पैदा होने की एक और स्थिति पैदा हुई जिसमें क्यूबा का मिसाइल संकट, आप पढ़ेंगे, क्यूबा अमेरिका के तटीय क्षेत्र का एक देश है, जो अमेरिका जो पूंजीवादी नीतियों का समर्थक था, पूंजीवादी देश था, उसके गुट में जो लोग थे वो पूंजीवादी नीतियों के मानने वाले थे। लेकिन उसका जो तटीय देश क्यूबा था, दूसरा गुट जो रूस का साम्यवादी देश था, समाजवाद और साम्यवाद को मानने वाला था, उसके समर्थकों का था, वह तटीय देश क्यूबा साम्यवादी देश था। उस साम्यवादी देश को यह डर था कि अमेरिका अपनी विरोधी नीति वाले देश, विरोधी विचारधारा वाले देश को अपने पास में कैसे बर्दाश्त करेगा। और यह चिंता रूस की भी थी कि हमारी विचारधारा को मानने वाला देश, साम्यवाद को मानने वाला देश अमेरिका के नज़दीक होकर के वह सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका कब उस पर आक्रमण कर दे क्यूबा पर, और क्यूबा को अपने विचारधारा में लाने के लिए उसको अपने साथ मिला ले, अपने गुट में मिला ले, यह चिंता रूस के राष्ट्रपति ख्रुश्चेव को हमेशा बनी रहती थी। रूसी राष्ट्रपति ख्रुश्चेव ने
क्यूबा को समर्थन देने के लिए, क्यूबा को मजबूत करने के लिए, क्यूबा को हमेशा अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए वहाँ पर अपनी मिसाइलें लगाना शुरू कर दिए। जब 1961 में क्यूबा में मिसाइलें लगना शुरू हुई, उसके 21 दिन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को पता चली, अमेरिका को पता चली कि रूस क्यूबा में मिसाइलें लगा रहा है। और रूस को क्यूबा में मिसाइलें लगाने के बाद अमेरिका के अधिकतर सैनिक हवाई अड्डे उसके निशाने पर आ जाते। ऐसी स्थिति में अमेरिका बौखला सा गया और रूस को चेतावनी दिया कि रूस की सारी जहाज़ों को जो क्यूबा की तरफ जा रही हैं उसको रोक दिया जाए। उन जहाज़ों को रोकने के बाद अमेरिका के द्वारा रूस को चेतावनी मिल गई और ऐसा लगने लगा कि अब किसी भी समय, किसी भी क्षण दोनों महाशक्तियों में पुनः एक युद्ध शुरू हो जाएगा और इस परमाणु युद्ध से पूरे देश का बहुत नुकसान, पूरी दुनिया का बड़ा नुकसान होगा, पूरी दुनिया की जनता संकट में पड़ जाएगी। परंतु रूस की जहाज़ों को रोकने के बाद, दोनों देशों में बातचीत के बाद युद्ध के जो बादल मंडरा रहे थे, पुनः तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावनाएं बनती जा रही थी, वो युद्ध के बादल टल गए और युद्ध नहीं हुआ। इस तरीके से शीत युद्ध में एक उदाहरण आपको यह है कि क्यूबा का वह संकट, मिसाइल संकट, जिसमें युद्ध होते होते और सबको लग रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा, दोनों देशों के सूझबूझ के कारण युद्ध नहीं हुआ। अगला, शीत युद्ध में जो बड़ी शक्तियां हैं दोनों थीं, अमेरिका और रूस, ये छोटे देशों को अपने साथ क्यों जोड़ती थी? ऐसा क्या कारण था? तो कारण इसके ये हैं कि पहला कारण है कि संसाधन मिल जाते थे। कोई भी महाशक्ति हो, वह सर्वशक्तिमान, सर्वसाधन संपन्न नहीं होती है। इसलिए जो बड़े देश थे, जो बड़े दोनों गुट थे, नाटो गुट और वार्सा पैक्ट रूस का गुट, ये दोनों छोटे छोटे नवोदित जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको अपने साथ मिलाना चाहते थे, क्योंकि उनको उन राष्ट्रों से जो चीज़ें उनके संसाधन नहीं थे वो उनके यहाँ से प्राप्त कर लेते। इसलिए ये दोनों गुट, चाहे रूस का हो चाहे अमेरिका का, दोनों गुट छोटे छोटे देशों को अपने साथ इसलिए मिलाना चाहते थे कि वहाँ के संसाधनों का वही इस्तेमाल करें। ये पहला कारण था। दूसरा कारण था सैनिक अड्डे। इसके साथ हम आपको वर्तमान उदाहरण देना चाहेंगे। ये दोनों महाशक्तियां, रूस और अमेरिका, अपने सैनिक हवाई अड्डे उस स्थान पर बनाना चाहती थी जहां विरोधी गुट की पहुंच होती थी। विरोधी गुट के देश उस गुट में शामिल होते थे, दूसरे गुट में। वहां पर पहुंच करके वो उन पर नियंत्रण रखने के लिए अपने मिसाइलों को, अपने तोपों को, अपने टैंकों को लगाना चाहती थी, ताकि वो वहीं से दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकें, दुश्मन को ध्वस्त कर सकें। वर्तमान में आपको बता दें, उदाहरण के तौर पर चीन ने भारत पर नियंत्रण करने के लिए छोटे छोटे देश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ तक कि आप इस समय देख रहे हैं नेपाल का साथ किस तरह से चीन दे करके हमारे खिलाफ उकसा रहा है। और वह वहाँ पर अपने हवाई अड्डे, रोड इत्यादि बनाकर वो हमारे सीमा तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। इसी तरह से उस समय भी दोनों महाशक्तियां अपने दुश्मन गुट तक पहुंच बनाने के लिए सैनिक अड्डे ढूंढा करती थी। जिन जिन छोटे देशों को अपने साथ लाती थी वहां पर सैनिक अड्डे बनाती थी। तीसरा है सैनिक जासूसी। ये दोनों महाशक्तियां जिन छोटे देशों को अपने साथ जोड़ती थी, वहां पर पहुंच करके पड़ोस में दूसरे गुट वाले देश के यहाँ जासूसी किया करती थी और इस जासूसी के माध्यम से वह अपनी जानकारी इकट्ठा करके दुश्मन देश पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास किया करती थी।
चौथा है, जिन कारणों से शीत युद्ध बढ़ता है वो कारण है छोटे देशों को अपनी विचारधारा में बदलना। ये दोनों महाशक्तियां जिन छोटे देशों को अपने साथ जोड़ती थी, वो अपनी विचारधारा, चाहे वो साम्यवादी हो, समाजवादी हो या फिर पूंजीवादी हो, ये दोनों उन छोटे देशों पर अपनी विचारधारा को थोप करके वहां पर अपना विचार फैलाना चाहती थी, अपने विचारधारा को वहां आगे बढ़ाना चाहती थी। आगे है, जिन कारणों से शीत युद्ध शुरू हुआ, उन कारणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के अनेकों कारण थे जिनकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। पहला कारण है संदेह। संदेह और भय का वातावरण। संदेह और भय का वातावरण। पूरे संसार में दो गुट के बन जाने के बाद छोटे छोटे देश या बड़े देश सभी एक डर और शंका के माहौल में जी रहे थे। जिस तरह से परमाणु बम जापान में गिराया गया था, अगर इस तरह से परमाणु युद्ध हो गया तो पूरे संसार का क्या होगा। पूरे संसार के छोटे देश से लेकर के बड़े देश सभी इस डर के माहौल में जी रहे थे। इस डर के माहौल के कारण वो किसी न किसी गुट में शामिल हो जा रहे थे, चाहे वो अमेरिका का गुट हो, पूंजीवादी गुट, चाहे साम्यवादी गुट, रूस का गुट हो, वो किसी न किसी गुट में शामिल हो जा रहे थे। ये सबसे बड़ा शीत युद्ध का कारण था। वो अपने बचाव के लिए, छोटा देश हो या बड़ा देश हो, अपने बचाव के लिए किसी न किसी गुट में शामिल हो जा रहा था। दूसरा है विरोधी विचारधारा। विरोधी विचारधारा। दोनों गुटों की विचारधाराएं विरोधी थी, क्योंकि अमेरिका का गुट पूंजीवादी विचारधारा वाला था, रूस का गुट साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा वाला था। ये दोनों गुट अलग अलग विचारधारा के थे और एक दूसरे पर अपनी विचारधारा थोपना चाहते थे, या एक दूसरे छोटे मोटे देश को दूसरे की विचारधारा से बचाना चाहते थे। इस बचाने या थोपने के चक्कर में वो छोटे मोटे देशों को अपने गुट में शामिल करते जा रहे थे। इसलिए इस युद्ध का कारण इस संसार में मौजूद रहा। तीसरा है जर्मनी का घटनाक्रम। जर्मनी का घटनाक्रम। जर्मनी आप सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारक था। प्रथम विश्व युद्ध का भी कारण वही था, वहीं से शुरू हुआ था। और जिस तरह से जर्मनी का शोषण किया गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी, यहाँ भी उसका शोषण शुरू रहा। जर्मनी को ही दो भागों में बांट दिया गया, एक पूर्वी जर्मनी, एक पश्चिमी जर्मनी। जो पूर्वी जर्मनी था वो साम्यवादी विचारधारा का हो गया, और जो पश्चिमी जर्मनी था वो पूंजीवादी विचारधारा वाला हो गया। अर्थात आप सोचिए कि किसी के घर में दो भाइयों में बंटवारा कर दिया जाए और दोनों भाइयों को ही लड़ा दिया जाए गांव के किसी दो दबंगों द्वारा। वही हाल जर्मनी का हुआ कि जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया। एक पूर्वी जर्मनी साम्यवादी हो गया और पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी हो गया। वो दोनों देश, दोनों भाई ही आपस में लड़ने लगे। इस स्थिति में यह लगने लगा कि एक देश के लोग ही लड़के मर जाएंगे, क्योंकि वहां पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों मौजूद थे और दोनों विचारधाराएं आपस में टकरा रही थी। चौथा कारण है पाश्चात्य देशों का रूस के विरुद्ध प्रचार। पश्चिमी
देशों का रूस के विरुद्ध प्रचार। अमेरिका पश्चिमी देशों का नेतृत्व कर रहा था। वह अपने सभी गुटीय देशों, अपने गुट में शामिल देशों के द्वारा रूस के खिलाफ प्रचार करवा रहा था। रूस के खिलाफ, रूस की विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ प्रचार करवा रहा था। और यह प्रचार रूस को बड़ा नागवार लग रहा था कि हमारे खिलाफ यह सभी पाश्चात्य समर्थक देश हमारे विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। यह भी शीत युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है। अगला कारण है रूस का पश्चिमी देशों के खिलाफ प्रचार। जब पाश्चात्य देश, अमेरिका के गुट वाले सारे देश रूस के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, वहीं रूस स्वयं और अपने समर्थक देशों के साथ पश्चिमी देशों के खिलाफ प्रचार करवा रहा था। इस तरीके से युद्ध के बादल हर तरीके से मंडरा रहे थे। रूस और अमेरिका दोनों विचारधाराएं आपस में कहीं न कहीं टकराती थी। पूरी दुनिया में छोटे मोटे देशों में भी टकराती थी। इस तरह से रूस और अमेरिका, अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ प्रचार में लगे थे। शीत युद्ध का यह भी बहुत बड़ा कारण था। अगला कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ का कमजोर स्थिति होना। संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि लीग ऑफ नेशन 1919 में बना था, उसकी कमजोरी के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बना, परंतु आप यह जानिए कि जिस देश का उस संस्था को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, वह स्वाभाविक है उस संस्था पर भारी रहेगा। अर्थात अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की बातों को नकार नहीं सकता था, उसकी बात को मानता था। इस कारण वह रूस के विरुद्ध कार्य वो भी कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ इस मामले में कमजोर साबित हुआ। आज भी आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति कमजोर है। अमेरिका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के WHO, जो उसका विंग है, उसका एक भाग है, उस पर आरोप लगा रहा है कि वर्तमान महामारी कोरोना चीन द्वारा फैलाई गई है और WHO के डायरेक्टर चीन का समर्थन कर रहे हैं, बातों को छुपाना चाहते हैं। तो आज भी देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति कमजोर साबित हो रही है। और हो न हो भविष्य में परमाणु युद्ध तो नहीं हो गया, परंतु जैविक युद्ध की स्थिति बन चुकी है और जैविक युद्ध के शिकार हम सब हो रहे हैं। इसमें कोरोना महामारी के शिकार हम सब हैं। यह जैविक युद्ध ही है। अब परमाणु युद्ध कभी नहीं होना है भविष्य में। अब नई तकनीक के साथ जैविक युद्ध हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग प्रभावित हैं। तो इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति रही। कमजोर स्थिति। अगला है शांति समझौतों पर मतभेद। जब भी कभी शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से समझौते किए जाते थे कि लड़ाई ना हो, विश्व में युद्ध ना हो, ऐसी स्थिति में जो कि 5 वीटो पावर देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चाइना, ये सब एक दूसरे के खिलाफ, चूंकि गुटी गठबंधन थे, एक गुट के खिलाफ वीटो का पावर करते थे और किसी भी समझौते को होने से रोक देते थे। इस तरीके से यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था शीत युद्ध का। यदि समझौते हो जाते तो शायद युद्ध के बादल टल जाते, परंतु ये दोनों गुट जो थे, इन गुटों में शामिल वो वीटो पावर, जिसमें चीन और रूस अमेरिका के खिलाफ, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका रूस के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करके समझौता होने से ही रोक देते थे। इस तरीके से समझौते हो नहीं पाते थे। अणु बम का रहस्य छिपाना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। आप सोचिए
कल्पना करिए कि आपका मित्र आपके साथ पढ़ता है, आपके साथ सारी बातें शेयर करता है। यह उदाहरण मैं आपके ऊपर लागू कर रहा हूँ। आपके साथ सारी बातें शेयर करता है और आपको नहीं बताता कि मैं फला किताबें पढ़ता हूँ, और परीक्षा में वह जिला टॉप कर जाए या यूपी टॉप कर जाए और आपको पता चले कि हमारा जिगरी दोस्त हमसे बहुत सारी बातें छिपा करके किताबें पढ़ता था, मुझे नहीं बताता था, तो आपके मन में एक खटास पैदा हो जाएगी उस दोस्त के प्रति, उस मित्र के प्रति। यही हुआ अमेरिका और रूस में। अमेरिका और रूस दोनों एक साथ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, दोनों एक साथ थे, दोनों एक साथ ब्रिटेन और जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ लड़ रहे थे, और उसके साथ बहुत छोटे मोटे देश धुरी राष्ट्र में थे। और धीरे धीरे अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया और यह पता भी नहीं चला किसी को, यहाँ तक कि उनके साथी इंग्लैंड और रूस को भी नहीं पता चला, फ्रांस को भी नहीं पता चला। और जब परमाणु बम छोड़ दिया गया तब यह एक शंका पैदा हो गई, ये तो बहुत बड़ा घोटाला हमारे साथ हुआ। रूस को यह बहुत बड़ा धक्का लगा, कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका के साथ लड़ता रहा और उसको पता नहीं चला कि अमेरिका ने इतना बड़ा हथियार बना लिया है। तो यह सबसे बड़ा तथ्य है इस कारण का कि अमेरिका ने उस टेक्नोलॉजी को छुपाया अन्य किसी देशों के साथ बताने के लिए। यह भी शीत युद्ध का बहुत बड़ा कारण है। शीत युद्ध के ये इन कारणों से 1945 प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और 1990 जब तक कि यह दौर चला, शीत युद्ध का दौर 1945 से 1990 तक था। इस दौर में बहुत सारे कारण आए गए, कुछ ये कारण रहे हैं। अगला हम आपको बताएंगे शीत युद्ध को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी जिम्मेदारी या अमेरिका कितना जिम्मेदार रहा। उसमें सबसे पहले है बम का रहस्य छुपाना, जो भी आपको हमने बताया। अमेरिका ने बम का रहस्य छुपाया, जो हमने एग्जाम्पल आपके पढ़ाई पर दिया। इस तरीके से अमेरिका ने जो बम का रहस्य छुपाया था, ये सबसे बड़ा बढ़ावा देने का कारण था और अन्य राष्ट्रों ने यही करना शुरू किया। इसके बाद रूस ने भी ICBM मिसाइल बनाई और किसी को पता नहीं चला। जब 1954-55 में उसने उसका इस्तेमाल किया, उसका जानकारी सबको हुई, तो अमेरिका को बहुत धक्का लगा। क्योंकि इसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी, तो रूस ने भी इस तरह से शुरुआत किया। तो शीत युद्ध को बढ़ावा देने का जो कारण सबसे बड़ा रहा, उसका अगुआ, उसका सबसे बड़ा श्रेय वो अमेरिका को जाता है। दूसरा कारण है रूस विरोधी रवैया, जो जिम्मेदार है शीत युद्ध का, अमेरिका का रूस विरोधी रवैया। आज भी रूस विरोधी रवैया, यद्यपि 1990 के बाद शीत युद्ध टल गए हैं, शीत युद्ध खत्म हो गया है, उदारवादी वैश्वीकरण लागू हो गया है पूरे दुनिया में, लेकिन आज कहीं न कहीं पुनः अब ऐसा लगने लगा है कि गुट बनने शुरू हो गए हैं। पुनः गुट 2 ध्रुवों या उससे अधिक ध्रुवों में बढ़ जाएगा। अगला कारण जो अमेरिका का जिम्मेदारी पूर्ण रहा कि इसकी जिम्मेदारी उस पर थोपी जाती है, वह कारण रहा है कि अमेरिका ने जापान पर बम गिराने के बाद कोई भी हारा हुआ देश जिसके द्वारा हराया जाता है, उसकी नीतियों को मानने लगता है मजबूरी में। जैसा कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसका शोषण किया गया, उसको अपनी बातें मनवाई गई विजेताओं द्वारा। उसी तरह से जापान जब हार गया तो अमेरिका उस पर हावी होने लगा और रूस को लगने लगा कि कहीं अमेरिका जापान को कब्जा तो नहीं कर लेगा। यह एक बहुत बड़ा कारण था, जापान पर अमेरिकी नीतियां थोपना, जापान को कब्जे का प्रयास करना, यह रूस के लिए बहुत ही संदेहपूर्ण स्थिति में ला दिया और रूस ने उसके खिलाफ कार्य करना शुरू किया। ये सारे कारण अमेरिका, ये चीजें शीत युद्ध को बढ़ावा देती हैं। शीत युद्ध को कम करने के लिए क्या कारण या क्या तत्व मौजूद हो सकते हैं, क्या तत्व शीत युद्ध को कम कर सकते हैं? तो शीत युद्ध को कम करने के लिए कुछ चीजें हैं। पहला है बैलेंस ऑफ पावर, अवरोधन, अवरोध अपरोध का तर्क, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। जहां पावर कम ज्यादा ना हो बल्कि संतुलन में हो। जैसे मैं उदाहरण देता हूं
कि आप जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वो केवल आपके पास राइफल हो और किसी के पास राइफल बंदूक ना हो, तो आप पड़ोसी को बातों बातों में जब कोई हल्का सा झगड़ा होगा तो राइफल बंदूक निकालने की धमकी दे देंगे। ऐसा तब होता है जब किसी एक के पास असलहा होता है। तो जब अमेरिका के पास था तो सबको डर था कि पता नहीं किस पर आक्रमण करके वो कब्जा कर ले, लेकिन जहां वही राइफल और बंदूक पड़ोस वाले के पास भी हो जाता है, तब आप पड़ोसी को धमकी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पहले धमकी देते जब उसके पास नहीं था। जब उसके पास भी राइफल बंदूक हो गई तो आप उसको धमकी नहीं दे सकते, इसलिए कि वह भी निकाल लेगा। तो आपको ये लगेगा कि अब हमको भी मार सकता है, हमको भी नुकसान हो सकता है। तो जहां आपको लगने लगे एक शक्ति को कि परमाणु युद्ध से हमें भी नुकसान हो जाएगा, वहां युद्ध होगा ही नहीं। इसको कहते हैं शीत युद्ध को रोकने का एक उपाय, बैलेंस ऑफ पावर, अवरोध का तर्क। दूसरा है गठबंधन में मतभेद। शीत युद्ध को रोकने के लिए जो दो गुट बने थे, अमेरिका का और रूस का, इनके गुटों में भी मतभेद शुरू हो गया। जैसे रूस के जो गुट बने थे, जो साम्यवादी विचारों को मानते थे, उसमें से ही कुछ देश अलग होना शुरू कर दिए, अलग होने की मांग करने लगे। उस अलग होने की मांग को लेकर के वह देश व गठबंधन खुद कमजोर होने लगता है, इसलिए वह दूसरे देश के खिलाफ लड़ने की इच्छा या उसके खिलाफ प्रचार की इच्छा कम हो जाती है। इससे शीत युद्ध की स्थिति कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। यह दूसरा कारण था। शीत युद्ध को घटाने का, कम करने का कुछ और कारण है। इसमें है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता ये हम अगले वीडियो में इसको पढ़ाएंगे भी। गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता का मतलब होता है गुट निरपेक्ष, बिना गुट के। जब ये दो गुट बन गए तो एक तीसरा गुट भी बनने लगा कि अब हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, न अमेरिका वाले गुट में, न रूस वाले गुट में। इससे एक विकल्प लोगों को मिला, देशों को मिला कि हम जो लोग लड़ना नहीं चाहते, जो शांति चाहते थे, जो विकास चाहते थे, जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, वो इन दोनों गुटों, लड़ाई वाले गुटों से हटकर तीसरे गुट अर्थात गुट निरपेक्षता, जिसको नेहरू, नासिर, टीटो ने बनाया था, उस गुट में शामिल होने लगे। तो जब उस गुट से निकल कर शामिल होने लगे, लड़ाई वाले गुट से, दोनों विरोधी गुटों से, तो उन दोनों की स्थिति कमजोर होने लगी। इस तरह शांत जो शीत युद्ध था वो कमजोर पड़ने लगा। अगर हम आपको बता दें शीत युद्ध से लाभ और हानि, नुकसान फायदे बता देते हैं, खत्म हो जाए। शीत युद्ध से कुछ फायदे भी हैं। पहला फायदा मैं बता देता हूं आपको जल्दी में, वह है गुट निरपेक्षता की उत्पत्ति। ये दो गुटों से लोग उब करके तीसरे गुट में शामिल होने लगे, जो लड़ाई झगड़े वाला गुट नहीं था, जो विकास का गुट था, जो शांति और सद्भावना का गुट था, जिसको गुट निरपेक्षता कहा जाता था, उसमें शामिल होने लगे। तो एक नया गुट बन गया, शांति, विकास और सुरक्षा का। तो इस तरीके से लाभ भी हुआ कि इन दोनों गुटों से हट करके लोग उस गुट में शामिल होने लगे। अगला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इनसे विकास के साथ साथ एक चीज और जो खुल के सामने आई, वह आई कि ये बड़े राष्ट्र, जो बड़े अमेरिका और रूस थे, ये बड़े राष्ट्र किसी को लिफ्ट देने वाले नहीं थे, लेकिन यह दो ध्रुवीयता ही थी, यह शीत युद्ध का दौर ही था। अपने गुट में शामिल करने के लिए छोटे छोटे देशों को भी अपने साथ जोड़ने के लिए मजबूर थे, और वो छोटे देश जो इन बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकते थे, वे भी इनकी मजबूरी के कारण दोनों गुटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको चलने का मौका मिला, चाहे वो सब पूंजीवादी गुट रहा हो, चाहे समाजवादी गुट रहा हो। तो इस तरह से छोटे देश को भी मौका मिल गया बड़े देशों के साथ रहने का, बड़े देशों के गुट में रहने का। यह बहुत बड़ा लाभ हुआ उन छोटे देशों को बड़े देशों के साथ जोड़ने का। इसीलिए लोग छोटे देश, नवोदित देश, नए आज़ाद देश इन महाशक्तियों से जुड़ते गए। अगला है नई अर्थव्यवस्था के विकास। जो गुट निरपेक्ष जो देश थे, जो गुट बना,
उस गुट के साथ उसमें उगे हुए देश जो 1945 से लंबे समय से शीत युद्ध को झेल रहे थे, संकट को झेल रहे थे, अब उब चुके थे। उस गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत जो 25 देशों से हुई थी 1961 में, आज उनकी संख्या 125 हो गई है। वो छोटे छोटे देश उन गुटों से निकल करके एक स्वतंत्र माहौल में, एक आज़ादी के माहौल में अपनी सुरक्षा, अपनी आज़ादी और अपने विकास के लिए एक नई अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ गए और उन्हें उन गुटों को छोड़ करके एक नई अर्थव्यवस्था में अपने देश को आगे बढ़ाने का मौका मिला। ये शीत युद्ध का लाभ है दुनिया के छोटे देशों को। अब हम लोग चर्चा करेंगे शीत युद्ध से नुकसान, हानियाँ क्या हुई। शीत युद्ध से बहुत बड़ी हानि यह हुई, पहली हानि कि दुनिया दो भागों में बट गई। एक अमेरिका वाले गुट में, जिसको पूंजीवादी गुट, नाटो गुट, दूसरा था साम्यवादी गुट रूस के साथ। ये दो भागों में बट गई। दुनिया का दो भागों में बटना ये बहुत बड़ा नुकसानदेह था। और जब कभी यदि युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता तो बड़े पैमाने पर जन और धन की हानि होती। यह बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। इसका दूसरा नुकसान है सैनिक गठबंधनों की उत्पत्ति। जैसे ही शीत युद्ध शुरू हुआ, दोनों गुट अपने साथ छोटे छोटे देशों को जोड़ने के लिए विवश थे और इस छोटे छोटे देशों को जोड़ने के कारण जो गुट बना, वह गुट एक सैनिक गुट के रूप में बदल गए। तो जब कभी भी युद्ध होता तो चाहे छोटा देश होता, चाहे बड़ा देश होता, नुकसान सबका होता। तो वह मजबूरी में छोटा देश बड़ी महाशक्तियों के साथ जुड़ करके ना चाहते हुए भी जुड़ गया और उन दोनों गुटों का अंग बन गया। तीसरा है इसका शस्त्रीकरण की होड़। इसमें जो है एक देश या एक गुट जब एक नए शस्त्र का इजाद करता था, नए शस्त्र को खरीदता था, तो दूसरा गुट भी उसी नए शस्त्र को खरीदने के लिए जीतोड़ प्रयास करता था या उसका आविष्कार करने के लिए जीतोड़ प्रयास करता था। इस तरह से पूरी दुनिया में शस्त्रीकरण का एक दौड़ शुरू हो गया। अस्त्रों शस्त्रों की एक दौड़ शुरू हो गई, जहां आपने देखा होगा इराक संकट, अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल और रूस का स्कट मिसाइल, ये दोनों से युद्ध इराक कुवैत का संकट था। उसमें युद्ध में दोनों देश से शीत युद्ध का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि एक तरफ अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल छूटती थी तो दूसरी तरफ रूस की स्कट मिसाइल छूटती थी और दोनों आसमान में जाके टकरा जाती थी। तो शस्त्रों की दौड़ शुरू हो गई। दोनों गुट नए नए शस्त्रों को इतना ईजाद कर लिए, इतना अस्त्र शस्त्र परमाणु बम बन गए कि उनको रोकने के लिए पंचायत होना शुरू हुई। उस पंचायत को हम यूँ कह सकते हैं निशस्त्रीकरण की सफलता। निशस्त्रीकरण, हम शस्त्रों की ये जो दौड़ थी, जो दौर था एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा शस्त्र इकट्ठा कर लेने की, उसको रोकने के लिए निशस्त्रीकरण की पंचायतें हुई। दुनिया में बहुत सारे संधि समझौते की ओर प्रयास किए गए, लेकिन वह संधि समझौते 1990 तक तो निसफल ही साबित हुई, असफल ही साबित हुई, जब तक 1990 से शीत युद्ध खत्म नहीं हो गया, रूस का विघटन नहीं हो गया। रूस के विघटन के पश्चात 1990 में 1991 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ऐसे उदारवादी राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने गुट के देशों को आज़ादी दे दी और कहा कि जो आज़ाद हमसे रहना चाहते हैं रह लें। विघटन हो गया रूस का, और जहाँ रूस का विघटन हो गया वहीं अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बची और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई 1991 से। अगला है रूस और दोनों देशों के बीच जो भय का माहौल था, दोनों महाशक्तियों के बीच में छोटे बड़े सभी देशों को जो भाव का माहौल था, यह भय का माहौल पूरे दुनिया के लोगों को घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर दिया था। तो यह सबसे बड़ा नुकसान था कि कब परमाणु युद्ध या कब मिसाइल से युद्ध शुरू हो जाए और कब किस देश को निशाना बना लिया जाए दोनों गुटों में। तो पूरे दोनों गुटों के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग इस शंका और भय में जीते थे कि युद्ध कब शुरू हो जाए। और सबसे बड़ा
जो खतरा था, इसका नुकसान था, वो था परमाणु युद्ध का। परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता था, क्योंकि अब सबके पास परमाणु बम हो गए थे। अगर युद्ध होता तो परमाणु युद्ध हो भी जाएगा तो न कोई मारने वाले बचेगा, न तो मरने वाला बचेगा। इसलिए यह सबसे बड़ा डर था। आपको यह बताते चलें कि परमाणु युद्ध के ज़माने में अब कोई भी परमाणु युद्ध हमारे अनुसार नहीं हो सकता, क्योंकि अब सभी देशों के पास परमाणु बम हैं। अगर एक देश किसी पर बम डालेगा तो दूसरा देश भी डाल देगा, इसलिए न मारने वाला बचेगा न मरने वाला बचेगा। तो यह स्थिति अब आने वाली नहीं है। वैसे 1990-91 के पश्चात शीत युद्ध खत्म हो गया, शीत युद्ध का दौर खत्म हो चुका है। अब नया शीत युद्ध शुरू होने की स्थिति लग रही है। कि कोरोना संकट से तो मुझे यही प्रतीत हो रहा है कि यह भी एक युद्ध है जो परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। परमाणु बम से तो केवल जापान प्रभावित हुआ था, इस जैविक हथियार से पूरा संसार प्रभावित हो रहा है। इसलिए शीत युद्ध का एक नया दौर अब शुरू हो रहा है। वह दौर तो 90 में खत्म हो गया, लेकिन 2020 से अब शीत युद्ध का नया दौर शुरू होने वाला है। इसको आगे देखा जाए।